स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है 2016 रीड लेवल सेकंड का जो साइकोलॉजी का पेपर है उसके हमने 20 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। आज हम 21 जो क्वेश्चन है वहाँ से करके 30 क्वेश्चंस तक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से और 3 प्रकार से। तो जो उपलब्धि परीक्षण है वो कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं? एक होते हैं प्रमापीकृत परीक्षण और दूसरे होते हैं अप्रमापीकृत परीक्षण। ठीक है, तो प्रमापीकृत परीक्षण कौन से होते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण वह होते हैं जिनका निर्माण विषय विशेषज्ञ करते हैं, मतलब जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन परीक्षणों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे रीट का जो पेपर सेट होगा ब्लूप्रिंट के आधार पर वो, इसके अलावा जो हमारी आरबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो, सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो, आरपीएससी, यूपीएससी, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं जो स्कूल्स में होती है वह सब, तो वह सब कौन से होते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। एंड इसके अलावा सेकंड जो है हमारा अप्रमापीकृत परीक्षण। अप्रमापीकृत परीक्षण कौन से होते हैं? जिनका निर्माण स्कूल के अंदर जो अध्यापक टीचर हमें पढ़ाता है वो उस परीक्षण का निर्माण करता है। जैसे प्रथम परख हो गई, द्वितीय परख हो गई, तृतीय परख हो गई, कक्षा टेस्ट हो गए, और भी कोई टेस्ट अगर वो क्लास के अंदर लेना चाहता है तो वो सब जो होते हैं वो अप्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? तो एक तो दिए जाते हैं प्रमापीकृत से और एक अप्रमापीकृत। 2 तरीके से जो है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ, मतलब हमारे यहाँ पर कब लागू हुआ? ए है 1 अप्रैल 2009, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 नवंबर 2009 और डी है 1 नवंबर 2010। तो बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा का ये प्रावधान किया है। स्कूल के अंदर उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनको बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो हमारे यहाँ पर लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ये डेट बस याद रखनी है, 1 अप्रैल 2010 को। और अधिकार जो था ये वो 2009 का था, 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। मतलब एनसीएम जो हमारा करिकुलम जो फ्रेमवर्क है हमारा एनसीएफ 2005, वो उसका मतलब जो विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है वो क्या है? कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ए है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी है छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी है केवल ए सही है और डी है ए और बी दोनों सही है। तो देखो कला शिक्षा को जोड़ेंगे तो उसके लिए हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनकी प्रशंसा तो करनी ही करनी। उसके अलावा छात्र जो है जब कला शिक्षा क्या होती है? आपकी सृजनात्मकता का विकास होता है कला शिक्षा से। तो छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित इससे करा जाएगा। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो हो जाएगा डी, कि ए और बी दोनों इसमें सही है। प्रश्न नंबर 24, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। मतलब कौन सी परीक्षा होती है? कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता में सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। सही मूल्यांकन में स्थायित्व का मतलब क्या है? कि मान लीजिए आपने किसी टीचर से कॉपी चेक करवाई एंड उसने उसको 10 मार्क्स दिए, देन उसके बाद में आपको उस पर विश्वास नहीं हुआ तो हमने दूसरे टीचर को वो कॉपी दे दी और बोला कि आप इसको चेक कीजिए, तो उसने भी उसको 10 मार्क्स दिए। यानी कि जो भी उसका मूल्यांकन हुआ उसमें स्थायित्व हुआ, यानी उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो स्थायित्व तो उस परीक्षा कैसे हो गई? वो परीक्षा विश्वसनीय हुई ना। मतलब कि विश्वसनीय मतलब होता है उसके जो भी उसका मूल्यांकन हुआ उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
वैधता मतलब होता है कि आपने जो भी प्रश्न पत्र बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, उसके जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए उनकी आपको पूर्ति हो गई, तो वो होती है वैधता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जब भी प्रश्न का निर्माण किया और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं तो उन 4 में से एक राइट होना चाहिए, ये होता है वस्तुनिष्ठता। मतलब 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन उसका सही होना चाहिए, ये होती है वस्तुनिष्ठता। और विश्वसनीयता मतलब होता है जो भी आपका मूल्यांकन है उसके अंदर परिवर्तन हो, वो विश्वसनीय हो। कोई भी कॉपी चेक करे, कोई भी ब्लूप्रिंट जो भी चेक करे तो उसके अंदर क्या हो, विश्वसनीय हो, अंकों में कोई भी परिवर्तन वहाँ पर नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 25 है, रिक्त स्थान में पापन की भूमिका सब सीखी हुई, ये सीखी हुई होगा यहाँ पर, सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। मतलब ये बोल रहा है कि मापन की भूमिका में सब यानी कि सारी जो भी आपने सीखा है, कुशलताओं में निष्पादन मतलब जो भी आपने सीखा है उनकी कुशलताओं में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन। ठीक है, संपूर्ण अवलोकन किसके अंदर होता है? देखो, निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर तो क्या होता है, जो भी आपने क्लास के अंदर सीखा हैंड टू हैंड उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, वो निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? अर्धवार्षिक और वार्षिक के बाद में जो भी आपका मूल्यांकन किया जाता है वो होता है योगात्मक। तो इसमें बोल रहा है सब सीखी हुई, यानी आपने सीख लिया और फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण मूल्यांकन जहाँ पर होता है वहाँ पर योगात्मक आता है और टुकड़ों में जहाँ पर मूल्यांकन होता है वहाँ पर निर्माणात्मक होता है। और निदानात्मक मूल्यांकन तो होता है जहाँ पर किसी समस्या का पता लगाया जाता है, वहाँ पर निदानात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मतलब मनुष्य जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है मनुष्य जीवन की? 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से या कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन की देखो प्रारंभ होता है, एक तो पिता जो होते हैं, पिता का तो होता है शुक्राणु, ठीक है, और माता का होता है अंडाणु। ठीक है, पिता का तो क्या होता है शुक्राणु और माता का होता है अंडाणु। और ये अंडाणु ये शुक्राणु मिलके किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। युग्मनज का निर्माण हो गया। युग्मनज का निर्माण होता है तो ये एक कोष बनता है, एक कोष बोलते हैं इसको, युग्मनज को। तो यानी कि देखो, ना तो शुक्राणु, सिर्फ शुक्राणु होगा तो भी किसी बच्चे की जीवन का प्रारंभ नहीं होगा, केवल अंडाणु होगा तो भी नहीं होगा। इन दोनों के मिलने से एक कोष का निर्माण होता है। कोष बोल सकते हैं आप, एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक सेल का निर्माण होता है। तो मनुष्य जीवन का प्रारंभ किससे होता है? केवल एक कोष से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक कोष से। प्रश्न नंबर 27 है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखो, शेषावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता होती है। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता होती है। बाकी सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास होता है बालक का वो धीमा होता है। इस टाइम पे शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। दूसरों पर निर्भरता, सीधी सी बात है, छोटा बच्चा जो होता है वो दूसरों पर निर्भर रहेगा। शेषावस्था की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये नैतिकता का विकास, नैतिकता जो होती है 4 साल से या 3 या 4 साल के बीच से स्टार्ट होती है। तो नैतिकता का विकास क्या होता है? बाद में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 28, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। देखो, गामक का मतलब होता है चलना, चलना फिरना, ये सब गामक क्रियाएं होती है, उठना बैठना। तो गामक से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित विकास से। तो गामक का मतलब यहाँ पर क्या है? मस्तिष्क और आत्मा। तो मस्तिष्क तो है ही नहीं, मानसिक विकास होता अगर मस्तिष्क होता, तो ये तो हम काट देंगे। अधिगम और शिक्षा, तो अधिगम लर्निंग में ज्ञानात्मक होता है। प्रशिक्षण और अधिगम, यहाँ भी अधिगम है तो यहाँ पे ज्ञानात्मक।
लेकिन शक्ति और गति, देखो शक्ति होगा जब आप चलोगे, गति भी करोगे, और शक्ति भी मांसपेशियों से क्या होगी, शक्ति जब आप पावर उत्पन्न होगी ना, मतलब कोई कार्य कर रहे हो तो शक्ति की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 29, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी है मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, जेबी वॉटसन ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न नंबर 30 है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। मतलब मिथ्या परिपक्वता मतलब होता है बच्चा झूठ माट का परिपक्व होने का दिखावा करता है, मतलब झूठ माट परिपक्व हो जाता है, ठीक है। मेच्योर लोग जो होते हैं उनकी तरह बिहेव करता है, शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो ये जो विशेषता होती है ये होती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था के अंदर बच्चा मिथ्या परिपक्व होने का प्रयास करता रहता है। तो यहाँ पर ये 2016 की साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के जो हमारे 30 क्वेश्चंस इस पेपर के रहने वाले हैं वो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।